गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मस्त हैं? आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, एक नए सेशन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक का नाम है आपके मौलिक अधिकार। बहुत बड़ा टॉपिक रहने वाला है ये, और हम इस टॉपिक के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही गहराई से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इनका क्या सामान्य परिचय है, मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं, क्या आलोचनाएं इनकी हुई हैं, इनकी प्रकृति क्या है, और इनमें जो वर्णित हमारे जो भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में, इनको लेकर एक एक मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन मौलिक अधिकारों को लेकर क्या क्या डिस्प्यूट भारत की सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, नागरिक के पास क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं इन मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु। इन सबके संदर्भ में हम आगे एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। और आपको भी, आपसे ही मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस टॉपिक के एक एक लेसन को आप देखें और एक एक जो आपके एक एक डाउट जो है उसको क्लियर करते हुए आप आगे बढ़े और एक एक चीज को नोट करें, ताकि गहराई से आप इस टॉपिक को समय दें, ताकि इसको आप अच्छे से तैयार कर सके। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्रत्येक एक एग्जाम के लिए। हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। तो इसके संदर्भ में हम इस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं विस्तार से। आज का जो सेशन होगा, हम आज इनका सामान्य परिचय क्या है, इनकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनको जानने का प्रयास करेंगे। इस मौलिक अधिकारों की हम बात करें, इनकी प्रकृति क्या है, इनको जानने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकारों के क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य हैं, और इनके संरक्षण करने की शक्ति किसके पास है। मौलिक अधिकार तो भारतीय संविधान ने दे दिए हैं, लेकिन इसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास है, और क्या इन मौलिक अधिकारों की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में आज के इस सेशन में एक रोड मैप आज इस टॉपिक का हम तैयार करेंगे, और इनको अच्छे से समझने का, फिर हम एक एक आर्टिकल को आगे जितने भी हमारे लेसन होंगे उनमें समझने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे पार्ट जो आप अच्छे से समझ सके और आप क्लियर कर सके, इसलिए हम एक एक चीज को क्या कर रहे हैं, एक एक पार्ट के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करें। इनसे पहले हमने संविधान के बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं। संविधान की विशेषताएं क्या है, इनको हमने पढ़ा है। क्या इनके भाग के क्या नाम हैं। भाग 1 के संदर्भ में हमने चर्चा की है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 सिटीजनशिप, जितने भी अनुच्छेद थे और क्या विवाद है, वर्तमान में क्या डिस्प्यूट है नागरिकता को लेकर, इनके संदर्भ में भी हमने प्रयास किया है। अच्छे से हमें मेरे द्वारा समझाने का प्रयास आपको किया गया, और आशा उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये सारे जो डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे और आगे भी क्लियर होंगे। आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, विश्वास बनाए रखना है, और आपके हर एक टॉपिक पे भारत के संविधान के जितने भी डाउट हैं उस डाउट सेशन के माध्यम से हम इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। टॉपिक का नाम है आपके मौलिक अधिकार। क्या नाम है टॉपिक का? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल। अब सबसे पहला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम जिस मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हमने जिस प्रकार नागरिकता की परिभाषा पढ़ी कि नागरिकता की क्या परिभाषा है, भाग 2 में पिछले जो सेशन हुए थे, और भाग 1 में हमने संघीय शब्द की परिभाषा को समझने का प्रयास किया, जो भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है और ना ही नागरिकता की परिभाषा का उल्लेख। अधिकार हम किसे कहेंगे, अधिकार की क्या डेफिनेशन है, तो सबसे पहला बिंदु हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। अधिकार की परिभाषा क्या है, अधिकार क्या है। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि अधिकार वे मांगे हैं जिसको लोगों के द्वारा जो है सरकार से लोग
नागरिकों के द्वारा सरकार के समक्ष रखी जाती हैं और राज्य उनको क्या करते हैं, इन मांगों को स्वीकार करते हुए लोगों को प्रदान करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें लोग स्वीकार करते हैं और राज्य उन्हें क्या करता है, प्रदान करते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिंपल सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। क्या परिभाषा है? अधिकार वे मांगे हैं, अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें लोग स्वीकार करते हैं, जिन्हें लोग स्वीकार करते हैं तथा राज्य प्रदान करते हैं। इन फंडामेंटल जो राइट्स हम पढ़ रहे हैं, इनको प्रदान करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। राज्य आपके इन फंडामेंटल राइट्स को छीन भी सकता है। जिस समय देश में इमरजेंसी लगती है उस समय तो राज्य प्रदान करते हैं इन मौलिक अधिकारों को। ये एक सिंपल सी क्या है, इस मौलिक अधिकार की क्या है, परिभाषा है। तो इसको लेकर भी आपको ध्यान होना चाहिए। और ये तो एक सामान्य परिभाषा है ही। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सज्जन सिंह वाद 1965 में, और इस सज्जन सिंह वाद में निर्णय दिया था आपके न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर, आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इन्होंने मौलिक अधिकारों की क्या परिभाषा दी? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार मौलिक अधिकार क्या है, तो इनकी डेफिनेशन भी, इनके द्वारा जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहा गया वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दूसरी बात करें हम तो क्या नाम है आपके? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने क्या कहा अधिकारों के संदर्भ में? अधिकार की क्या इन्होंने डेफिनेशन दी? इन्होंने कहा मौलिक अधिकार लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति की ठोस नींव व अपरिहार्य क्या है, अंग है। इस लोकतंत्रात्मक, जिस लोकतंत्र की स्थापना भारत के संविधान के द्वारा की गई, उस लोकतंत्रात्मक की ठोस नींव यदि कोई है तो वो मौलिक अधिकार है। ये जो राजनीतिक अधिकार जो लोगों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें लोगों को वोट देने का अधिकार है, और जो लोगों के द्वारा चुनकर जिनको भेजा जाता है वो जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये लोकतंत्र की क्या है, नींव है। यदि मौलिक अधिकार नहीं है किसी नागरिकों को तो फिर वो उस देश में आप लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। क्या परिभाषा इन्होंने दी है? मौलिक अधिकार लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति की ठोस नींव व अपरिहार्य अंग है। अपरिहार्य। तो ये भी डेफिनेशन जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है, ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जिनके संदर्भ में आपको याद रखना है। और एक लास्ट आपको पता है 1918 में एक केस आया सर्वोच्च न्यायालय के सामने, मेनका गांधी केस। कौन सा केस आया था? मेनका गांधी केस। बहुत ही महत्वपूर्ण केस था और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के क्या हैं, पूरक है। जब भी नीति निर्माण किया जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर जब राज्य सरकार काम करेगी तो वह मौलिक अधिकारों पर भी उनका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इस प्रकार का निर्णय दिया। और यहाँ पे एक नाम है आपके P.N. भगवती, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इन्होंने भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो डेफिनेशन दी, जो बात इन्होंने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में की, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो सबसे पहले आपको सामान्य परिभाषा क्या है ये याद रखनी है कि अधिकार वे मांगे हैं जिन्हें लोग स्वीकार करते हैं तथा जिनको राज्य क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। दूसरी डेफिनेशन जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने दी है,
और न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने क्या कहा कि मौलिक अधिकार लोकतंत्रात्मक जीवन पद्धति की ठोस नींव व अपरिहार्य अंग है। यह भी महत्वपूर्ण परिभाषा है। आपके पीएन भगवती क्या कहती हैं जब उन्होंने मेनका गांधी केस के बाद का निर्णय दिया 1918 में, इन्होंने कहा मौलिक अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट, मौलिक अधिकार वैदिक काल से, मौलिक अधिकार वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का, वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का निरूपण करते हैं। ये जो संविधान का पार्ट 3 है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पीएन भगवती ने कहा जिनका इंतजार लोगों को वैदिक काल से है, जो लोगों के लिए मूल्य थे वैदिक काल से, जो मांगे थी लोगों की वैदिक काल से, और उन मांगों को स्वीकार किया गया और इनको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। तो ये वैदिक काल से इनके संजोए गए क्या है, मूल्य है, और ये इन मूल्यों का निरूपण करने का काम संविधान का कौन सा भाग करता है, भाग 3 करता है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये नागरिकों के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये परिभाषा भी जो पीएन भगवती ने दी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने जो डेफिनेशन दी है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक हमें समझ विकसित होती है कि मौलिक अधिकार की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है। इसको लेकर इन दोनों बिंदुओं के संदर्भ में सीधी सी बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये तीनों बातें, सबसे पहले जो आपके सामान्य परिभाषा है, दूसरी जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने दी, और तीसरे बिंदु में जो पीएन भगवती ने कहा कि मौलिक अधिकार वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। अब हम जिस मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, इनके कितने प्रकार हैं, इन प्रकार को लेकर हम अगली स्लाइड में हम चर्चा करने वाले। जिन मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं उनकी क्या कितने टाइप हैं, कितने प्रकार हैं। तो प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम इनको विभाजित करते हैं प्रकृति के आधार पर। इसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर बात करें मौलिक अधिकारों की, तो पहली स्लाइड में देखिए हमने इनकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया। दूसरी स्लाइड में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं इनके टाइप्स की, इनके प्रकार की, कि मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार हैं। तो हम सबसे पहले विभाजित करें इनको किस आधार पर, प्रकृति के आधार पर। और प्रकृति के आधार पर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं, आपके 2 प्रकार। एक मौलिक अधिकार का जो पहला प्रकार है वो है आपके नैतिक अधिकार। कौन से अधिकार हैं, नैतिक। और मौलिक अधिकारों का जो दूसरा प्रकार है वो है आपके कानूनी अधिकार। कानूनी, या जिसे मैं कह सकता हूं विधिक अधिकार, कानूनी या विधिक। नैतिक अधिकार की बात करें तो इनकी प्रकृति क्या है, क्या इनका उल्लंघन होने पर दंडात्मक प्रावधान है, तो बिल्कुल नहीं है। नैतिक अधिकार जैसे आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की क्या करें, सेवा करें। इस समाज में होने के नाते आप समाज की क्या करें, सेवा करें। तो क्या प्रत्येक एक व्यक्ति इस देश में इन कर्तव्यों का पालन करता है, नहीं करता है। तो क्या इनके लिए दंडात्मक, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो नैतिक अधिकार हैं उन पे दंडात्मक प्रावधान नहीं है, उनकी जो प्रकृति है वो दंडात्मक नहीं है। लेकिन आपके जो कानूनी अधिकार हैं, आपके जो विधिक अधिकार हैं, जैसे आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और नहीं किया तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपको जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, और आपने भेदभाव किया तो आपके लिए दंडात्मक प्रावधान है। तो इनकी प्रकृति कैसी है, कानूनी और विधिक अधिकारों की, दंडात्मक, और इनकी प्रकृति कैसी है, दंडात्मक नहीं है। ये केवल नैतिक है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है जो आपको करना चाहिए।
यहां पे क्या है, जो भी नैतिक अधिकार है, यहां पे ये अधिकार कह रहे हैं नैतिक अधिकार आपको करना चाहिए, लेकिन कानूनी और विधिक अधिकार की प्रकृति क्या है, करना होगा, और नहीं किया तो आपके लिए दंडात्मक प्रावधान। तो ये दोनों में आपको सबसे पहले समझना है कि अधिकार, जिन अधिकारों की हम बात करने जा रहे हैं, जिन अधिकारों के संदर्भ में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, इन अधिकार को हम प्रकृति के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में। सबसे पहला है आपके नैतिक अधिकार, और इनकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति दंडात्मक नहीं, इनकी प्रकृति दंडात्मक। ठीक है, यहां पे क्या है, ये इसकी धारणा क्या है, करना चाहिए, पालन करना चाहिए, बाध्यता नहीं है, यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता। और दूसरा जो प्रकार है इन अधिकारों का प्रकृति के आधार पर, वो है कानूनी अधिकार, और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, इनकी प्रकृति दंडात्मक है, दंडात्मक। आपने इनका उल्लंघन किया है तो आपके लिए किसका प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, उल्लंघन करने पर, उल्लंघन करने पर दंडात्मक प्रावधान है। और यहां पे क्या है, पालन करना होगा, इसका जो पालन है ये आपको करना होगा, ये आपके कानूनी और विधिक अधिकार कहते हैं। और यहां पे बाध्यता है, जो कानूनी और विधिक अधिकार है यहां पे बाउंडेशन है। ये अंतर है आपके कानूनी विधिक अधिकार जो है और जो नैतिक अधिकार है। इन नैतिक और कानूनी विधिक अधिकारों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को लेकर भी आपको समझ विकसित करनी है कि नैतिक अधिकार मेरे दायित्व है, मेरी ड्यूटी है, मैं करूं या ना करूं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं। और लेकिन जो कानूनी और विधिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है, उस भाग 3 में वर्णित इन मौलिक अधिकारों का पालन मुझे करना होगा। तो ये प्रकृति के आधार पर हमने मौलिक अधिकारों का विभाजन किया है। अब और इनको संविधान के अनुसार हम इनका विभाजन करते हैं और इनको डिफाइन करने का और इनको समझने का और इनके क्या टाइप्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं आपके अगली स्लाइड में। अब देखिए दूसरा जो इनकी जो है आपको बांटने का या विभाजन का दूसरा जो तरीका है वो किस आधार पर हम इनको विभाजित करते हैं, संवैधानिक आधार पर, संवैधानिक आधार पर मौलिक अधिकारों के प्रकार। ये तो हमने किसके आधार पे बांटा, प्रकृति के आधार पर बांटा। हम जब बांटे इन मौलिक अधिकारों को किस आधार पर, संवैधानिक आधार पर, तो संवैधानिक आधार पर हम इनका जब विभाजन करें तो मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार हैं, आपके 3 प्रकार हैं। मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है संवैधानिक आधार पर मौलिक अधिकारों का, वो है आपके नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो सबके लिए इस प्रकृति में जो भी है, मानव हो या चाहे पशु हो या पेड़ पौधे, सबके लिए। जैसे इस प्रकृति, और यहां कोई भेदभाव नहीं होता है, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जैसे मानव श्वास लेते हैं वैसे पशु भी लेते हैं। जिस प्रकार सूर्य जो है सबको किरण देता है, सूर्य सबको रोशनी देता है, ऐसे नहीं वो किसी के साथ क्या कर ले, भेदभाव कर ले। ये व्यक्ति के क्या है, नेचुरल राइट्स है। तो सबसे पहला प्रकार जो है अधिकारों का संवैधानिक आधार पर हम विभाजन करें तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपके नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार, जो सबके लिए है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वायु किसी के साथ, सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसलिए कहता है ना सत्य, वो सत्य पे चलता है, वो सही मार्ग पे चलता है। अब सबके साथ यदि भेदभाव नहीं करता है सूर्य, इसीलिए तो वो इतने समय से देखिए आप इस संसार में हैं, इस संसार को प्रकाशित कर रहा है। हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, सबको बराबर जो है आपके सबके लिए वो समान व्यवहार करती है। इसलिए तो
आपके वो इतने समय से हैं। इसलिए कहते हैं ना, सत्येन वाति, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, यानी सत्य जो है सबके साथ वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। तो ये हमारे नेचुरल राइट्स है, सबसे पहला जो हमने संविधान के आधार पर इनका विभाजन किया है। दूसरा जो प्रकार है वो है आपके मानवाधिकार, मानवा, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन, जो 10 दिसंबर 1948 के चार्टर में जिन लोगों को जो मानव अधिकार मिले हैं, उन मानव अधिकारों की क्या हुई है, बात हुई है। तो ये भी आपके कैसे अधिकार हैं, आपके संवैधानिक अधिकार हैं। और तीसरे जो अधिकार हैं वो हैं आपके सांविधिक, सांविधिक या कानूनी या मौलिक अधिकार। जो हमें संविधान के भाग 3 में दिए गए, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, और इनके संदर्भ में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिक सी बात है, आपको दो बातें समझनी है कि मौलिक अधिकारों का विभाजन यदि हम प्रकृति के आधार पर करें तो मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से हैं आपके, एक नैतिक अधिकार, दूसरे हैं आपके कानूनी व विधिक अधिकार। लेकिन संविधान के अनुसार हम विभाजन करें तो इनके 3 प्रकार हैं, आपके प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, और तीसरे हैं आपके मौलिक अधिकार, जिनके संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स। तो ये इनका एक विभाजन है, एक बेसिक विभाजन है, जिनके संदर्भ में भी आपको ध्यान में रखना कि हमारे कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार हैं, कौन से हमारी मानवाधिकार हैं, और कौन से आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं दूसरे चरण में। देखिए, हमने दो बातें हमने क्लियर की हैं। सबसे पहला जो बिंदु है, सबसे पहली स्लाइड में हमने इनकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया है, और जो भी परिभाषाएं जो आपके न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने और पीएन भगवती ने जो परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी, उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। दूसरे स्लाइड में हमने इनका विभाजन किया, और विभाजन करते हुए हमने इनको पढ़ने का प्रयास। अब जिन मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, इन मौलिक अधिकारों की हम वैश्विक स्तर पे देखें तो कब इनकी मांग हुई, ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने अपने नागरिकों के लिए सबसे पहले मौलिक अधिकार देने का काम किया है, और उसके बाद विश्व में और कब कब जिन देशों ने कुछ मौलिक अधिकार दिए। और बात करें भारत के संदर्भ में, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, इन मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, इनकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जिस प्रकार पीएन भगवती ने कहा, ये तो वैदिक काल से लोगों के मूल्य थे, लोगों की मांगे थी, जिनको स्वीकार किया गया, और ये वैदिक काल से लोगों के मन में संजोए गए, हृदय में संजोए गए उन मूल्यों का क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। तो जिस मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, उस मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किन किन लोगों ने इन मौलिक अधिकारों की मांग की है, उनको लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इस स्लाइड के माध्यम से इन सारी जो डाउट है इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अभी तक सामान्य जानकारी है, अभी तक बेसिक जानकारी है। अब देखिए, जिन मौलिक अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की बात करें, इनकी सबसे पहले मांग कहां हुई, तो सबसे पहले इनकी मांग हुई थी आपके ब्रिटेन में। कहां पे हुई, ब्रिटेन। ब्रिटेन में इनकी मांग हुई, और ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम। क्या नाम है, जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ने इन लोगों की मांगों को क्या किया, स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए जेम्स प्रथम ने लोगों को क्या दिए, मौलिक अधिकार दिए। ये पहला देश है जिन्होंने अपने नागरिकों को क्या दिए, मौलिक अधिकार दिए। इन्होंने स्वीकार करते हुए इनको क्या प्रदान किए, मौलिक अधिकार प्रदान किए, और जिन चार्टर, जिन प्रपत्र के माध्यम से इनको मौलिक अधिकार दिए, उस चार्टर, उस प्रपत्र का क्या नाम है, आपके मैग्ना कार्टा। क्या नाम है, मैग्ना कार्टा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग किस देश में हुई है, ब्रिटेन में हुई। और ब्रिटेन
के राजा थे कौन? आपके जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम ने इनकी मांगों को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए, और मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया? वहां पे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके बाद बहुत सारे देश है, जैसे 1789 में कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। तो यहां पर भी नागरिकों को क्या मिले? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए फ्रांसीसी क्रांति में, मौलिक अधिकार। अमेरिका का संविधान बना आपके 1789 में, 4 मार्च 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद में अमेरिका के संविधान की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई 1787 से, और 1787 में जिनका संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन 89 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या अमेरिका के संविधान में, एक रोचक तथ्य है, क्या अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान था? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के मूल संविधान में कहीं पर भी नहीं मिलता है। अमेरिका के संविधान में बाद में संशोधन किया गया, और संशोधन करते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को, तो दूसरा प्रावधान तो ये, सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने 1791-92 में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान, मौलिक अधिकार प्रदान किए अमेरिका ने, जो मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं करता है। और बाद में जब संविधान लागू हो गया अमेरिका का, उसके बाद में इन्होंने अपने नागरिकों को क्या दिए? मौलिक अधिकार दिए। तो ये भी बिंदु आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में आपको पता है रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और 1917 में जब रूस का संविधान बना, तो रूस के संविधान में भी क्या दिए गए? लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए। तो ये कुछ बेसिक जो जानकारी है वैश्विक स्तर पे हमने बात की है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए आपके ब्रिटेन ने, और राजा थे जेम्स प्रथम, जिनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और इनकी मांगों को स्वीकार करते हुए, जनता की मांगों को स्वीकार करते हुए जेम्स प्रथम ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए। और इस मौलिक अधिकारों के प्रपत्र को हम किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। यह भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, और हम पढ़ते हैं कि जिन स्वतंत्रता, समता और बंधुता की हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो सारी चीजें, वो सारे मूल्य हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? वो सारी अवधारणाएं हमने फ्रांसीसी क्रांति से ग्रहण की। और इस क्रांति में भी लोगों ने मौलिक अधिकारों की मांग की, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन लोगों को मौलिक अधिकार मिले। अमेरिका के मूल संविधान में कहीं पर भी मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद 1791-92 में इनको भी क्या दिए गए? मौलिक अधिकार दिए गए। तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 4 मार्च 1789। और चौथा और लास्ट बिंदु है रूसी क्रांति को लेकर। यहां पर भी मौलिक अधिकारों की मांग हुई। और हम जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, तो हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, ये अवधारणाएं हमने कहां से ली हैं? रूस के संविधान से ली है, रूस की क्रांति से, जो 1917 में हुई। और इस क्रांति में भी लोगों ने अधिकारों की मांग की, अपने राइट्स की मांग की उन्होंने। और हर एक पूरे वैश्विक स्तर पे आप देख लीजिए, ये एक वैश्विक मांग है अधिकार। प्रत्येक एक व्यक्ति जो स्वेच्छाचारिता से बचना चाहता है, जो तानाशाही से बचना चाहता है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष और एक समानता वाले समाज में अपने जीवन व्यतीत करना चाहता है। और आप सबको पता है कि प्रारंभ से ही लोगों और सरकार के बीच में जो राजतंत्र था, उन दोनों के बीच में जो विवाद हुए हैं, जो डिस्प्यूट हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों का कारण क्या था? लोगों के अधिकार, लोगों ने अपने अधिकारों की मांगे की, और बार बार इन राजतंत्र, इस राजशाही व्यवस्था ने उनके अधिकारों को कुचलने का क्या क्या है? प्रयास किया है। इस कारण
क्रांतियां हुई। 1857 की क्रांति का भी कारण क्या था? लोगों ने अपने अधिकार मांगे। लोगों के सोशल राइट्स क्या हैं, लोगों के जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, आर्थिक अधिकार, लोगों के पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार, लोगों के धार्मिक जो अधिकार थे आपके, उनको लेकर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण उनके अधिकारों का क्या हो, हनन हो। और हनन होने पर लोगों ने फिर इनका विरोध किया और ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम किया, प्रयास किया। और 1857 की जो क्रांति हम जब पढ़ते हैं, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है। आप प्रत्येक एक पूरे वैश्विक स्तर पे आप देख लीजिए, लोगों की मांगे ही हैं। और मांगे किसकी हैं? लोगों के अधिकारों की। और जब जब लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है, लोगों को लगा कि हमारे अधिकारों के संरक्षण को लेकर हमें कुछ करना चाहिए, और लोगों ने उस देश की शासन व्यवस्था के खिलाफ, आज भी बहुत सारे देश हैं और वहां पे जब लोगों के अधिकारों का हनन होता है तो लोग एकजुट होकर अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना जानते हैं, और संरक्षण करने के लिए वो एक उग्र, एक आपके व्रत स्तर पर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। तो इसी प्रकार एक अधिकारों को लेकर उन्होंने मांगे की, लेकिन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, तो लोगों ने क्रांतियां की। और इनका परिणाम ये हुआ कि लोगों को जो मौलिक अधिकार, जो उनके राइट्स थे, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वह धार्मिक अधिकार हो, या चाहे आर्थिक या जैसे भी अधिकार हो, उन लोगों को, उनके मांगों को पूरा किया गया और लोगों को अधिकार प्रदान किए गए। इन वैश्विक स्तर पे इन 4 बिंदुओं को हमने पढ़ा है कि कब कब किस किस देश में लोगों ने अपने राइट्स की, अपने सिविल राइट्स की, अपने पॉलिटिकल राइट्स की मांग की और उनकी मांगों को स्वीकार किया गया। ये तो वैश्विक स्तर की हमने बात की है। अब बात करते हैं भारतीय स्तर पे, भारत में क्या क्या इन मौलिक अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये बिंदु जानना भी आपके लिए बहुत ही क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा। यानी अब हम चर्चा करते हैं आपके तीसरे नंबर पे, आपके भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की, भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की मांग क्या हुई, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनको जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। अब देखिए, अब हम चर्चा करें भारत के संदर्भ में, तो भारत में किन किन लोगों ने इन मौलिक अधिकारों को लेकर प्रयत्न क्या है, प्रयास क्या है, इनको 3-4 बिंदु जो है इनको समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है यहाँ पे 1895 में ईस्वी में, और नाम है आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर 1895 में बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की क्या की थी? मांग की थी। इन्होंने किससे सिफारिश की? ब्रिटिश सरकार से। और ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकारों की इन्होंने क्या की थी? मांग, मौलिक अधिकारों की मांग। सबसे पहला बिंदु। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भारत के संदर्भ में आपको सबसे पहला बिंदु याद रखना कि 1895 ईस्वी में नाम है बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने ब्रिटिश सरकार से नागरिकों के कुछ राइट्स होने चाहिए, नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, उन मौलिक अधिकारों को लागू करने की सिफारिश करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। और क्या नाम है, और किन किन ने मांगे की है? तो दूसरा नाम यहाँ पे आता है आपके एनी बिसेंट का। एनी बिसेंट, और एनी बिसेंट ने मौलिक अधिकारों को लेकर मांग कब की थी? 1925 ईस्वी में। इन्होंने भी कहा कि लोगों के कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, एनी बिसेट्स। अब देखिए और किन किन लोगों ने मांग की है, इन स्लाइड के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। और नाम आता है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया, और इस नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और इस नेहरू रिपोर्ट को किसके समक्ष रखा? इस नेहरू रिपोर्ट को किसके समक्ष रखा? ब्रिटिश सरकार के। और इस नेहरू रिपोर्ट में प्रावधान था
कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और इसी संविधान में लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तो मौलिक अधिकारों की मांग जो है नेहरू रिपोर्ट में भी की गई। मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की। तो मोतीलाल नेहरू का भी एक प्रयास था कि इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए अलग संविधान की क्या की मांग की, और एक ऐसा संविधान जिसमें लोगों के क्या हो, कुछ राइट्स हो, मौलिक अधिकार हो। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तीसरा बिंदु भी आपको याद रखना है, नेहरू रिपोर्ट, जिन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की। इसके बाद में 1931 में अधिवेशन हुआ था आपके कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ था? कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने भी मौलिक अधिकारों की क्या की थी? मांग की थी। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। और जो तीनों गोलमेल सम्मेलन हुए थे, इन गोलमेल सम्मेलन में भी महात्मा गांधी ने लोगों के राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकारों की क्या की थी? मांग। तो ये सारे ऐतिहासिक बिंदु हैं, ये सारे जो जिन अधिकारों की वर्तमान में हम बात करें हैं, उनके लिए मांगे जो जिन लोगों के द्वारा की गई, इनके संदर्भ में आपको ये सारी बातें क्या रखनी है? याद रखनी है। अब अगला जो नाम आता है वो आता है आपके, इन मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना चाहिए, ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में होने चाहिए। इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया जाता है, एक समिति बनाई जाती है। और ये समिति किसके नेतृत्व में बनी जाती है? आपके तेज बहादुर, क्या नाम है आपके? समिति का नाम है तेज बहादुर सप्रू। 1925 में 1945 में तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाता है, और इस कमेटी ने भी मौलिक अधिकारों को अपनाने की क्या की थी? सिफारिश की थी। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस मौलिक अधिकार समिति के क्या रहे? अध्यक्ष रहे, जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था। और जेबी कृपलानी जो है वो इन मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उनकी क्या रही है? अध्यक्षा रही है। तो ये दोनों बिंदु भी आपको 1895 से लगाकर जो हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, यहां तक एक बेसिक आपको नॉलेज, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको क्या करनी है? याद करनी। तो समिति का क्या नाम है आपके? तेज बहादुर सप्रू कमेटी। इस कमेटी का गठन कब किया गया? 1945 में। और इन्होंने भी मौलिक अधिकारों की क्या की थी? सिफारिश की। मौलिक अधिकारों की। तेज बहादुर सप्रू जिन कमेटी का गठन किया गया कि क्या मौलिक अधिकार, लोगों के क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए, क्या राइट्स लोगों के होने चाहिए, इनको लेकर, और इन्होंने कहा कि लोगों के कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो ये कमेटी भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। हमारे देश का अलग से संविधान बनाया जा रहा था, और संविधान सभा का गठन या संविधान का निर्माण हो रहा था। तो उस समय कुछ समितियों का गठन किया गया। तो ये दोनों समितियां आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। एक समिति जो थी आपके मौलिक अधिकार को लेकर, मौलिक अधिकार समिति, और इस मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक थी आपके मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति। और इस मौलिक अधिकार उप समिति की जो अध्यक्षा थी वो थी आपके जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो भारत के संदर्भ में आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक का नाम। आपको दूसरे चरण में याद रखना है एनी बिसेंट का नाम, जिन्होंने
1925 में मौलिक अधिकारों की मांग की। आपको याद रखना है आपके नेहरू रिपोर्ट को, 1928 में जिन्होंने भारत के संविधान की मांग की और उस संविधान में नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, इनको लेकर उन्होंने मांग की थी ब्रिटिश सरकार से। आपको 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, जिन्होंने महात्मा गांधी ने लोगों के कुछ अधिकार होने चाहिए, इनको लेकर ब्रिटिश सरकार से मांग की। और गोलमेज सम्मेलन जो वे थे, वहां पर भी उन्होंने मांग करने का काम मौलिक अधिकारों के लिए। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, इनका भी हमने विरोध किया। उस समय की जो पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने भी भारत के अलग से संविधान, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मांग की। और उसके बाद हम बात करें तो 1925 में आपके 1945 में 1945 में एक कमेटी का गठन किया जाता है और इस कमेटी का क्या नाम है, तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने मौलिक अधिकारों की क्या की थी, सिफारिश की थी। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संविधान सभा में जब कमेटियों का गठन किया गया, तो कमेटियों के गठन के दौरान जो मौलिक अधिकार कमेटी थी, जो मौलिक अधिकार समिति थी, उनका अध्यक्ष तो किसे बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और मौलिक अधिकार उप समिति की जो अध्यक्षा थी, वो किसको बनाया गया, आपके जेबी कृपलानी। इन दोनों बिंदुओं को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक बेसिक जो जानकारी थी, एक बेसिक जो चर्चा थी, उनके संदर्भ में हमने चर्चा की है। इनको लेकर आपको किसी भी प्रकार का डाउट, हमने परिभाषा पढ़ी है, हमने इनके टाइप्स क्या क्या, कौन कौन से मौलिक अधिकार हो सकते हैं, और तीसरे चरण में हमने मौलिक अधिकारों की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वैश्विक स्तर पर और भारत के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में हमने अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से अलग अलग स्लाइड में हमने चर्चा की है। अब देखिए अगला जो बिंदु है वो क्या है। अब जिन मौलिक अधिकारों की हम बात करें, उन मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, तो अगले इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनका जो संवैधानिक प्रावधान है वो किस भाग में है, आपके भाग 3 में। भाग 3 में इनका क्या है, उल्लेख है। भाग 1 हमने पढ़ा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 जिसका नाम है नागरिकता, और जब भाग 3 पढ़ेंगे इसमें आपको क्या मिलेंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और बात करें आर्टिकल की तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक इनका क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। 12 से 35 तक इनका संवैधानिक प्रावधान। और ये सारे जो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं, ये किस देश के संविधान से हमने लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। ये तीसरा सिंपल बिंदु आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो पहला बिंदु क्या है, इस भाग में हमारे मौलिक अधिकार वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। कहां से कहां तक इनका संवैधानिक प्रावधान है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। और ये मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं, तो तीसरा बिंदु हमने अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या क्या है, ग्रहण क्या है। यह भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट। अब भारत का जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे और वर्तमान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको लेकर भी आपको ध्यान रखना है कि जिस समय इस देश का संविधान लागू हुआ, यानी मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स थे उनकी संख्या कितनी थी, आपके 7। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, आपके 6। तो ऐसा कौन सा अधिकार था जिनको हटा दिया गया। जब इस देश को आजादी मिली, इस देश में बहुत सारी संस्थाओं का गठन करना था, बहुत सारे विद्यालयों की, बहुत सारे बांधों का निर्माण करना था, सरकार को जमीन चाहिए थी, सड़कों का निर्माण करना था। और ये जो भाग 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान का आर्टिकल 31 जो नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देता है, और संपत्ति का अधिकार जब तक ये लोगों का रहेगा, जब तक भाग 3 में ये इनको संपत्ति के अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में रहेगा, तो ये सरकार इस देश का विकास नहीं कर सकती, इस देश में जो भी उनको निर्माण करना था वो नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, भूमि सुधार का प्रयास करना था, भूमि सुधार को लेकर उनको काम करना था।
जागीरदारी और जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। तो इस सब को क्रियान्वित करने के लिए, इन उद्देश्यों, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा और किया है। प्रयास जो शुरू से रहा है देश का संविधान लागू होने के बाद में, लेकिन यहाँ सफलता कहाँ मिली। यहाँ बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, चाहे आपके शंकरी प्रसाद का वाद हो, चाहे बेला बनर्जी का वाद हो 1954 का, चाहे 1965 का सज्जन सिंह वाद हो, या 1967 का आपके गोलकनाथ वाद जो पंजाब का है वो हो, और 1973 का केशवानंद भारती केस हो। और यहाँ पे एक ऐसा अहम निर्णय, एक ऐसा अहम कदम उठाया गया, और इस निर्णय के बाद में जो संपत्ति का अधिकार था, जो 7 अधिकार थे आपके मूल संविधान में, और संपत्ति के अधिकार को इस संविधान के भाग 3 से हटाते हुए, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाते हुए इनको संविधान के किस भाग में शामिल कर दिया, भाग 12 और संविधान के आर्टिकल 300 में इसको शामिल करते हुए एक और अनुच्छेद, एक नए अनुच्छेद का सृजन किया गया, और वह है आपके 300। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में इन 6 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्या नाम है, ये 6 मौलिक अधिकार, इनके संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो एक अधिकार जिनको हटा दिया गया वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जिनको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और इसका प्रावधान कहां था? आपके अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ, आपके 44वां अमेंडमेंट एक्ट सर 1978 में। और किसकी सरकार के समय यह अमेंडमेंट एक्ट हुआ था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और मोरारजी देसाई के समय एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ, आपके 44 अमेंडमेंट एक्ट सर 1978 में। और इस एक्ट के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाते हुए, मौलिक अधिकार से इनको क्या बना दिया? कानूनी या विधिक अधिकार। कानूनी या विधिक अधिकार, और इसको ट्रांसफर कर दिया। ये जो मौलिक अधिकार था पहले, संपत्ति का अधिकार, ये पहले भाग 3 में जब था, ये क्या था? मौलिक अधिकार था। इसको ट्रांसफर करते हुए कहां इनको शामिल कर दिया? संविधान के किस भाग में शामिल कर दिया? आपके भाग नंबर जो 12 है, इसमें क्या कर दिया गया? शामिल। भाग 12 जिसका नाम है वित्त, संपत्ति और समुदाय। ये मौलिक अधिकार था लोगों का, संपत्ति का अधिकार, जो संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित था? आपके संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित था। और यहां 31 से भी इनको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करते हुए इनकी प्रकृति को बदल दिया। जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, क्योंकि वह भाग 3 में था, वो संविधान के आर्टिकल 31 में था, उस मौलिक अधिकार को, इस राइट टू प्रॉपर्टी जो थी लोगों के पास, टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, इस अधिकार की प्रकृति अब क्या बना दी? अब इसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और कानूनी अधिकार बनाते हुए इसको कहां शामिल कर दिया? अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 ए में। और वर्तमान की बात करें, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाते ही हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार है? 6। तो ये बेसिक जानकारी कि मौलिक अधिकार, जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन मोरारजी देसाई के समय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और इस 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाते हुए इसको भाग 3 से कहां स्थानांतरित कर दिया? भाग 12 में। और अनुच्छेद 31 से इसको किस में शामिल कर दिया? 300 का में। कदई इसको भारत के संविधान से पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया, केवल इसकी प्रकृति को बदला है। पहले ये जो फंडामेंटल राइट्स था, उसको अब किस प्रकार का कानून, किस प्रकार का अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर है। मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संशोधन की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन कानूनी और विधिक अधिकार में संसद जब चाहिए विधि बनाकर इसमें क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। इनकी प्रकृति को कमजोर करने का काम इस 44वें अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया, जो कि
देश के विकास के लिए क्या था, जरूरी था। और इसकी आड़ में बहुत सारे केस भारत के सामने, बहुत सारे केस जिनके संदर्भ में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 1951 में जब पहली अनुसूची जोड़ी, तभी इस देश के सामने केस आ गया आपके शंकरी प्रसाद वाद, जो संपत्ति को लेके था। कौन सा वाद आया? शंकरी प्रसाद वाद इस देश के सामने आया, जो किसको लेके था? संपत्ति को लेके। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इस दोनों स्लाइड के माध्यम से हमने इनकी बेसिक क्या जानकारी है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, किस भाग में इनका प्रावधान है, कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में है, किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने का काम 44वें अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से किया गया, इनको जानने का हमने अच्छे से प्रयास किया है। अब देखते हैं कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्तमान में जो भारत के संविधान में वर्णित है। तो ये 6 जो मौलिक अधिकार हैं, इनमें सबसे पहला मौलिक अधिकार है आपके समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार की बात करें तो इनका जो प्रावधान है वो कहां से कहां तक है? 14 से 18। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। और समानता के अधिकार का प्रावधान, जो संवैधानिक प्रावधान है, वो किस अनुच्छेदों में है? आर्टिकल 14 से लगाकर 18 तक समानता के अधिकार का क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। दूसरा मौलिक अधिकार है आपके स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इनका जो संवैधानिक प्रावधान है, यह है आपके अनुच्छेद 19 से लगाकर अनुच्छेद 22 तक। बहुत महत्वपूर्ण ये मौलिक अधिकार है, जो व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देता है, व्यक्ति को बोलने, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, व्यक्ति को जो है आपके बहुत सारे जो है राइट्स देता है, उनकी सुरक्षा को लेकर है। ये सारे जो प्रावधान है वो इस स्वतंत्रता के अधिकार में, राइट टू फ्रीडम, जो इस भाग 3 में दूसरा मौलिक अधिकार है, जिसका संवैधानिक प्रावधान 19 से 22 तक किया गया। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेदों में इनका वर्णन है? तो यहां पे अनुच्छेद 23 व 24 में इनका क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के संदर्भ में प्रावधान करता है, जो बहुत ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश काल के दौरान किस प्रकार दास प्रथा, आपके मानव क्रय विक्रय, देवदासी प्रथा, किस प्रकार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। तो यह भी एक लोगों की मांग थी कि शोषण से कैसे बचे। और भारत के संविधान की यह विशेषता है कि उन्होंने लोगों को एक ऐसा अधिकार दिया जिससे किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी महिला और किसी भी छोटे बालक पे, किसी भी जो समाज पे या समाज के किसी वर्ग पे किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होगा। और यदि शोषण किया तो आपके लिए दंडात्मक प्रावधान है। आपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया तो आपके लिए जो है दंडात्मक प्रावधान का भी उल्लेख ये भारत का संविधान करता है। और कौन सा अधिकार है? चौथा अधिकार क्या है? चौथा अधिकार है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक इनका संवैधानिक प्रावधान है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से लगाकर अनुच्छेद 28 तक। अगला मौलिक अधिकार है आपके, जो धर्म को लेकर हमें स्वतंत्रता दे रहा है। किसी भी धर्म को मानना है, आचरण करना है, उनका प्रचार करना है, धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक कर अदायगी में छूट की स्वतंत्रता देता है, धार्मिक शिक्षा को लेके, ये सारे प्रावधान इस चौथे मौलिक अधिकार में हैं। पांचवा मौलिक अधिकार है आपके शिक्षा व
शिक्षा व संस्कृति का। इसमें भी दो ही अनुच्छेद हैं आपके, अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 व 30 में क्या है, जो अल्पसंख्यकों के लिए है, केवल शिक्षा व संस्कृति के अधिकार की क्या करता है, बात करता है। और लास्ट आपके जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? इसका संवैधानिक प्रावधान है आर्टिकल 32 में। और इस आर्टिकल 32 ये सभी अधिकारों की डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, आत्मा कहा है। यही एक ऐसा आर्टिकल है जिसके माध्यम से हमारे पास हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का ये क्या प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है। हम अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा या रक्षा इसी आर्टिकल 32 के माध्यम से, इसी संवैधानिक उपचारों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसमें हमें कितने प्रकार की रिटें दी गई है, 5 प्रकार की रिटें। इन 5 प्रकार की रिटों से, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आपके परमादेश है, प्रतिषेध उत्प्रेक्षण लेख है और अधिकार परीक्षा है, इन 5 रिटों के माध्यम से हम इन अधिकारों की रक्षा करते हैं। अपने जो राइट्स हैं, अपने जो सिविल राइट्स हैं, अपने जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनकी हम रक्षा करने का काम करते हैं। और हमारी ये रक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये हमारे जो वर्तमान भारतीय संविधान की बात करते हैं, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। इनकी लिस्ट आपके सामने है। इन अधिकारों के संदर्भ में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके, जिसमें सबसे पहला है आपकी समानता का अधिकार, राइट्स टू इक्वलिटी। दूसरा है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आप देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका अनुच्छेद 23 व 24 में प्रावधान है। चौथा है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28 में संवैधानिक प्रावधान है। अगला है आपके शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में इसका संवैधानिक प्रावधान है। और लास्ट है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आपके 32 में। ये वर्तमान में भारतीय संविधानों के जो संवैधानिक प्रावधान है, जिन जिन अधिकारों की, उनकी लिस्ट और उनका संवैधानिक प्रावधान किन किन अनुच्छेदों में है, इनको लेकर हमने एक बेसिक जानकारी, एक सामान्य जानकारी हमने प्राप्त की। तो ये देखिए, ये बिंदु भी क्लियर हुआ। तो देखिए, सबसे पहले इनकी परिभाषा को लेकर, इनके प्रकार को लेकर, उसके बाद हमने इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी, और अब सामान्य इनका क्या संवैधानिक प्रोविजन है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, उनको लेकर भी हमने चर्चा की। अब इस सेशन का लास्ट बिंदु आपके मौलिक अधिकारों के संबंधित ये है कि इसकी प्रकृति कैसी है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको लेकर हम इन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला है आपके लास्ट इस सेशन में, वो है मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषता। अब इन विशेषताओं को समझने से पहले आपको ये इन बिंदुओं को समझना अनिवार्य है कि मौलिक अधिकारों की, जिस मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं, इनकी प्रकृति कैसी है। ये कुछ बेसिक जो जानकारी है वो आपको लेनी है, उसके बाद हम विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, आपके नकारात्मक। नकारात्मक किसके लिए नकारात्मक है? ये राज्यों के लिए। किसके लिए नकारात्मक है? राज्यों के लिए या राज्य के लिए मौलिक अधिकार क्या है? नकारात्मक है। ये व्यक्तियों को, राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि राज्य के जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, तो हम पढ़ते हैं इनकी प्रकृति कैसी है? सकारात्मक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, आपको याद रखना नकारात्मक इनकी क्या है? प्रकृति। इनकी प्रकृति है कि ये क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य है। ये न्यायोचित है, न्यायोचित, और इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और ये न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति किसके पास है? आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 13(2) का प्रयोग करते हुए संसद जब भी
विधि या कानून का निर्माण करती है और उस विधि और कानून के निर्माण में यदि इन मौलिक अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो, तो इन मौलिक अधिकारों की यह प्रकृति है कि इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनकी क्या करती है, न्यायिक समीक्षा करती है आर्टिकल 13(2) के तहत। और जो भी विधि, जो भी कानून इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उनको निश्चित करने का काम कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो सीधी सी आपको बात ध्यान रखनी है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मौलिक अधिकार न्यायोचित है और इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और न्यायिक समीक्षा कौन करता है, आपके सर्वोच्च न्यायालय। किस आर्टिकल के तहत करता है, आपके 13(2) के तहत करता, 13(2) के तहत करता है। तो ये बेसिक इनके संदर्भ में क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब बात करते कि जिन मौलिक अधिकारों की बात की हमने, इनको लागू किसने किया। लागू तो आपको पता है भारत के संविधान ने इनको लागू किया है। इसमें परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, इनमें परिवर्तन कौन करता है, तो इनमें परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। संसद इनमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का पालन करते हुए। मूलभूत ढांचे का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का पालन करते हुए मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती हैं, परिवर्तन कर सकती हैं। और इन मौलिक अधिकारों को लागू करने का काम किसने किया है, भारत के संविधान ने। और इनकी प्रकृति है कि नकारात्मक है, राज्यों के लिए नकारात्मक है। और इन मौलिक अधिकारों की संरक्षण की जो जिम्मेदारी है, वो संरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास है, आपके सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। और सर्वोच्च न्यायालय के पास ये आर्टिकल है 13(2) और इस आर्टिकल, ये संविधान, भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह नागरिकों के अधिकारों का क्या करे, संरक्षण करे। हमारे पास ये अधिकार है, कौन सा आर्टिकल है, आपके आर्टिकल 32। और इस 32 के माध्यम से हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा अधिकार है, 13(2) आर्टिकल, जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है और जिनसे ये इन मौलिक अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण करता है। ये चैनल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बेसिक जानकारी स्लाइड के माध्यम से इनकी प्रकृति क्या है, इनको समझने का प्रयास किया है। ये लागू किसके द्वारा किया गया, तो संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा इनका निर्माण किया गया, इनको लागू किया गया। क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल। संसद के पास इनमें परिवर्तन करने की शक्ति है। परिवर्तन क्या है, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि संपत्ति के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। लेकिन किसका पालन करना है, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का पालन करते हुए। और ये सिद्धांत आप सबको पता है कब आया था, 1973 में। किस केस में आया था, केशवानंद भारती केस में। और इसका जो संरक्षण करने की जिम्मेदारी है, इसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और किस आर्टिकल के तहत ये संरक्षण करता है, 13(2) के तहत करता है। और हम किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे को खटखटाने का काम करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करो, रक्षा करो। संसद या सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है, हनन कर रही है। तो उस समय हम सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण करवा सकते हैं। तो ये प्रावधान भी आपको, ये बेसिक जो नॉलेज है वो भी आपको होना चाहिए। अब देखिए, और क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताओं को लेकर समझने का प्रयास करते हैं। अब एक एक विशेषता जो है मौलिक अधिकारों की वो लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं। मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनकी सबसे पहली विशेषता है कि जिन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, ये मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते। मौलिक अधिकार की विशेषता है कि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।
राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते सबसे पहली विशेष। इसलिए इनकी प्रकृति क्या है? नकारात्मक है। किसके लिए नकारात्मक है? राज्य के लिए नकारात्मक है। लेकिन प्रॉपर हम नागरिक की बात करें तो नागरिक के लिए ये तो क्या है? सकारात्मक है। तो दोनों प्रकार की प्रकृति आपको ध्यान रखनी है कि सकारात्मक प्रकृति है इस मौलिक अधिकारों की, तो लेकिन किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। और लेकिन बात करें हम राज्य की, ये राज्य के लिए क्या है? नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक। ये मौलिक अधिकार की क्या है? पहली विशेषता। और क्या विशेषता है मौलिक अधिकार की? मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता है कि मौलिक अधिकार जो है वह शासन की स्वेच्छाचारिता पर, शासन की स्वेच्छाचारिता पर, स्वेच्छाचारिता पर या शासन की तानाशाही पर, शासन की तानाशाही पर रोक लगाते। मौलिक अधिकार शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं, शासन की तानाशाही पे क्या लगाते हैं? रोक लगाते हैं। इस देश की सरकार अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती है। उसको शासन किसके अनुसार करना पड़ेगा? संविधान के अनुसार करना पड़ेगा। उसको जब भी वो शासन करेगी या इस देश में विधि का निर्माण करेगी तो उसको संविधान के भाग 3 और लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून या विधि का क्या करना पड़ेगा? निर्माण करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे भारत में मौलिक अधिकारों की विशेषता है कि मौलिक अधिकार शासन की तानाशाही और शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तीसरी विशेषता है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्ति के लिए कवच है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते, सुरक्षा प्रदान करते, सुरक्षा प्रदान करते। ये मौलिक अधिकार की तीसरी विशेषता है। और क्या विशेषता है मौलिक अधिकारों की? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं, या मैं कह सकता हूं प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक। आपके मौलिक अधिकार कौन से होंगे? इन पे सीमा है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं कि आपके इस भाग में वर्णित जो अधिकार है वही आपके मौलिक अधिकार हैं। उनके मौलिक अधिकार क्या हैं? असीमित हैं। उनके मौलिक अधिकार प्राकृतिक हैं। लेकिन भारत के मौलिक अधिकारों की विशेषता है कि ये क्या है? आपके सीमित है। कैसे हैं? सीमित है, असीमित नहीं है। ये सीमित मौलिक अधिकार है, यानी जो भाग 3 में वर्णित है वही आपके मौलिक अधिकार है। इनके अलावा जो राइट्स हैं वो आपके नहीं है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इन मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए, इस भाग 3 की व्याख्या करते हुए संविधान के आर्टिकल 21 में बहुत सारे मौलिक अधिकार, एक लिस्ट, एक सूची उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। और अलग अलग केस मौलिक सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए तो ये एक रास्ता खुला है। जो अलग अलग समस्याएं जब इस सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आई तो उन्होंने कुछ राइट्स लोगों को दिए। तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, सीमित है। ये प्राकृतिक नहीं है। लेकिन अमेरिका के जो मौलिक अधिकार हैं वो सीमित नहीं है, बल्कि क्या है? असीमित है। ये भी हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की क्या है? विशेषताएं हैं। और कौन कौन सी विशेषताएं हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में? अगली विशेषता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकते, अधित्याग नहीं कर सकते। अब हमने भाग 2 जब पढ़ा उस समय हमने कहा कि नागरिकता का व्यक्ति क्या कर सकता है? स्वैच्छिक त्याग कर सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को
कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकता है। यह अधित्याग का क्या सिद्धांत है, इसके संदर्भ में भी आपको जानने का प्रयास करना है। तो यह भी हमारे मौलिक अधिकारों की विशेषता है कि आप मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते, मौलिक अधिकारों का अधित्याग नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपोर्टेंट अधित्याग के सिद्धांत को भी आपको ध्यान में रखना है। केस भी आया आपके टेलिस औरंगाबाद, कौन सा केस है आपके? टेनिस आपके औरंगाबाद। इस केस में अभी निर्धारित किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का क्या नहीं कर सकता है, अधित्याग नहीं कर सकता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की क्या है, विशेषता है। एक सिद्धांत है ग्रहण व अधित्याग का सिद्धांत। अब देखिए, संसद जब भी कानून या विधि का निर्माण करती है, आप जब 13 पढ़ेंगे तो 13 में जब भी संसद किसका निर्माण करेगी, विधि का निर्माण करेगी या कानून का निर्माण करेगी, तो कानून या विधि का निर्माण जब संसद के द्वारा किया जाएगा तो क्या यदि वह कानून या वह विधि या उस कानून में जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो यदि संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो क्या उस पूरे कानून को रद्द कर दिया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? ऐसा नहीं है। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है, जैसे एक कानून बनाया भारत की संसद ने और उसमें टोटल कितने प्रोविजन उस कानून में इन्होंने तय किए, टोटल 5 प्रोविजन तय किए। उस 5 प्रोविजन में से फर्स्ट प्रोविजन और सेकेंड प्रोविजन जो इस देश की कानून, इस देश की विधि का उल्लंघन नहीं करते या संविधान के भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उनका उल्लंघन नहीं करते हैं, तो उन दोनों जो प्रावधान है, दोनों जो प्रोविजन है फर्स्ट और सेकंड, इनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया जाएगा। इन पे क्या लगा दिया जाएगा, राइट, यानी ये दोनों आप लागू कर सकते हैं। लेकिन आच्छादन अधित्याग नहीं है, आच्छादन, लेकिन समाप्त किसे किया जाएगा, ग्रहण या आच्छादन। दूसरा सिद्धांत है आच्छादन। लेकिन जो इस कानून का प्रोविजन 3, इस कानून का प्रोविजन 4 या इस कानून का प्रोविजन नंबर 5 जो है, ये तीनों के तीनों यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उसका क्या कर दिया जाएगा, आच्छादन। उसकी न्यायिक समीक्षा करके 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उनको क्या कर देता है, समाप्त या उनको निश्चित करने की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। यह भी हमारे मौलिक अधिकार की क्या है, विशेषता है। तो पूरे कानून से उनकी एलर्जी नहीं है, पूरे विधेयक से, उनकी जो विधेयक उन्होंने पारित किया, जो कानून उन्होंने बनाया, उनसे पूरे कानून से उनको एलर्जी नहीं है, निरस्त नहीं किया जाता है। ग्रहण का सिद्धांत भी है और आच्छादन का सिद्धांत भी है, जो सही है उनको अपना लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, और जो सही नहीं है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, निश्चित कर दिया जाता है, उनको समाप्त कर दिया, उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी हमारे मौलिक अधिकार की क्या है, विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको इनके संदर्भ में भी क्या रखना है, याद रखना है। और क्या विशेषता है मौलिक अधिकारों की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते, राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं। और जिन मौलिक अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों, आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। यह भी मौलिक अधिकार की क्या है, विशेषता है। और निलंबन किया जाएगा किन किन अधिकारों को छोड़कर, 20 व 21। 20 व 21 जो मौलिक अधिकार हैं, जो एक अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में है, एक जीवन जीने के अधिकार के संदर्भ में है, इन दोनों अधिकारों को छोड़कर जब भी इस देश में इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगेगा, तो आपके मौलिक अधिकारों का क्या कर दिया जाएगा,
निलंबन कर दिया जाएगा। ये भी हमारे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या है, विशेषता है। और क्या विशेषताएं हैं मौलिक अधिकार की? जो अगली विशेषता है वो ये है, कुछ मौलिक अधिकार, अगली विशेषता, कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। देखिए हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी कि राज्य के विरुद्ध है, कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। और व्यक्तियों के विरुद्ध जैसे अनुच्छेद 17 जो राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि किसके विरुद्ध है, व्यक्तियों के विरुद्ध है। अस्पृश्यता का अंत जो करता है, आपको ये चेतावनी दी जा रही है, आपको ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो 1955 का ये चेतावनी दे रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 23 जो है वो भी क्या है, व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के विरुद्ध है। और आर्टिकल 24 जो है ये भी किसके विरुद्ध है, व्यक्तियों के विरुद्ध। ये जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि क्या है, व्यक्तियों के विरुद्ध है। पहले बिंदु में हमने पढ़ा, पहली विशेषता में, कि मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध लोगों को क्या प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता या सुरक्षा प्रदान करते हैं। और क्या विशेषता मौलिक अधिकारों की? मौलिक अधिकार की जो विशेषता है कि ये क्या है, अस्थायी है। इनमें कभी भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार अस्थायी। क्यों है अस्थायी? क्योंकि इनमें क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। और परिवर्तन करने का काम कौन करती है, भारत की संसद, पार्लियामेंट। और किस आर्टिकल के तहत परिवर्तन करती है, अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन करती है। और लेकिन आपको पता है कि किस सिद्धांत का पालन करते हुए, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का पालन करते हुए संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति है कि ये मौलिक अधिकार स्थायी नहीं बल्कि क्या है, आपके अस्थायी है। तो ये भी हमारे मौलिक अधिकारों की क्या है, विशेषता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी विशेषताएं हैं आपके मौलिक अधिकारों के संबंधित, जिनके संदर्भ में हमने जो है आपके इन स्लाइडों के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या, एक बार देख कीजिए, क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने मौलिक अधिकार की परिभाषा को जानने का प्रयास किया। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़गड़ ने क्या परिभाषा दी है, पीएन भगवती ने क्या परिभाषा दी, इनको जानने का प्रयास किया। दूसरी स्लाइड में इनके प्रकारों को हमने पढ़ा है। आपके नैतिक अधिकार कौन से हैं, जो जिनकी क्या प्रकृति है, कानून और विधि अधिकार क्या है, इनकी क्या प्रकृति है, इनको जानने का हमने प्रयास किया है। और